दोस्तों, प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 3 और इसका अध्याय 11 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सफाई आंदोलन और अकाल कोश। समाज के एक भी अंग का निरुपयोगी रहना मुझे हमेशा अखरा है। जनता के दोष छिपाकर उसका बचाव करना अथवा दोष दूर किए बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर लगा है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाए जाने वाले एक आरोप का, जिसमें कुछ तथ्य था, मैंने इलाज करने का काम वहाँ के निवास काल में ही सोच लिया था। हिंदुस्तानियों पर जब तक ये आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घर बार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रहते हैं, इस आरोप को निषेध करने के लिए आरंभ में हिंदुस्तानियों के मुखिया जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे, पर घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डरबन में प्लेग के प्रकोप का डर हुआ। इसमें म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मति थी। हमारी सहायता मिलने से उनका काम हल्का हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि साधारणतः जब प्लेग आदि का उपद्रव होता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की योजना में मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग उनकी दृष्टि में खटकते हैं उन पर उनका दबाव असह्य हो जाता है। भारतीय समाज ने खुद ही सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था, इसलिए वह इन सख्तियों से बच गया। मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरकार से अधिकारियों की मांग करने में जितनी सरलता से मैं अपने समाज की सहायता कर सकता था, उतनी सरलता से लोगों से उनके कर्तव्य का पालन कराने के काम में सहायता प्राप्त न कर सका। कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता, कुछ जगहों पर विनयपूर्वक उपेक्षा का परिचय दिया जाता। गंदगी साफ करने के लिए कष्ट उठाना उन्हें अखरता था, तब पैसा खर्च करने की तो बात ही क्या। लोगों से कुछ भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिए। ये पाठ मैंने सीख लिया। सुधार की गरज तो सुधारक की अपनी होती है। जिस समाज में वो सुधार कराना चाहता है, उससे तो उसे विरोध, तिरस्कार और प्राणों के संकट की भी आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिस सुधार को मानता है, समाज उसे बिगाड़ क्यों न माने, अथवा बिगाड़ न भी माने तो भी उसके प्रति उदासीन क्यों न रहे। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज में घर बार साफ रखने के महत्व को न्यूनाधिक मात्रा में स्वीकार कर लिया गया। अधिकारियों की दृष्टि में मेरी साख बढ़ी। वे समझ गए कि मेरा धंधा केवल शिकायत मांगने का नहीं है, बल्कि शिकायत करने या अधिकार मांगने में मैं जितना तत्पर हूँ, उतना ही उत्साह और दृढ़ता भीतरी सुधार के लिए भी मुझ में है। पर अभी समाज की वृत्ति को दूसरी एक दिशा में विकसित करना बाकी था। इस उपनिवेश के निवासी भारतीयों को भारतवर्ष के प्रति अपना धर्म भी अवसर आने पर समझवाना और पालना था। लोग धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं। उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भारतवर्ष को उसकी आपत्ति के समय मिलना चाहिए। सन 1817 में यहाँ अकाल पड़ा और सन 1899 में दूसरी बार अकाल पड़ा। इन दोनों अकालों के समय दक्षिण अफ्रीका से अच्छी मदद आई। पहले अकाल के समय जितनी रकम इकट्ठा हो सकी, दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इकट्ठा हुई थी। इस चंदे में हमने अंग्रेज़ों से भी मदद मांगी थी और उनकी ओर से अच्छा उत्तर मिला। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों ने भी अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी। इस प्रकार इन दो अकालों के समय जो प्रथा शुरू हुई वह अब तक कायम है, और हम देखते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है, तब दक्षिण अफ्रीका की ओर से वहाँ बसने वाले भारतीय हमेशा अच्छी रकमें भेजते हैं। इस तरह दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की सेवा करते हुए मैं स्वयं धीरे धीरे कई बातें अनायास ही सीख रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष है। ज्यों ज्यों उसकी सेवा की जाती है, त्यों त्यों उनमें से अनेक फल पैदा होते दिखाई पड़ते हैं। उनका अंत होता ही नहीं। हम जैसे जैसे उसकी गहराई में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें से अधिक रत्न मिलते जाते हैं।
सेवा के अवसर प्राप्त होते रहते हैं।